हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो लेकर आए हैं। वैसे जो यूपी करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो है वो संडे को आता है, लेकिन कल यानी संडे को वीडियो नहीं आ पाया था, तो इस वजह से आज हम 20 मार्च को यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम 13 से लेकर के 20 मार्च तक के जो यूपी करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का वीडियो। तो वीडियो पूरा देखेंगे और बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले पिछले वीक के जो यूपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली खेल नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बरेली मंडल में। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ ई बुक होगी ये जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इस पीडीएफ ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ ई बुक है ये हिंदी में होगी और सारे क्वेश्चंस को इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अलावा भी यूपी करंट अफेयर्स के अलावा भी जो भी यूपी जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी इसमें कवर किया गया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन राही लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अगला है, किस प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक ग्रामीण स्टेडियम और एक ओपन जिम की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में कहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत समुदाय गृह बनकर के तैयार हो गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, वाराणसी में। अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। निम्न में से किस राज्य को अफीम पोस्ता की खेती करने की अनुमति है? तो प्रेजेंट टाइम में 3 राज्यों को ये अनुमति है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। अगला है, मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर यानी IFF के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये पिछले वीक के क्वेश्चंस थे यूपी करंट अफेयर्स के, जिसको हमने रिवाइज किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक है वो भारत के किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, वाराणसी में। दोस्तों, वाराणसी यानी कि काशी, वाराणसी को ही काशी कहते हैं, तो काशी में SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया। आपको याद होगा कि जो वाराणसी है उसको साल 2023 के लिए SCO की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है और वर्तमान में जो भारत है वो संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। तो इसी के चलते जो संघाई सहयोग संगठन है तो इसके पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो अभी आयोजित की गई थी और 17-18 मार्च को ये आयोजित हुई। ठीक है, भारत ने इसकी मेजबानी की और कहाँ पे इसको आयोजित किया गया? तो वाराणसी में इसे आयोजित किया गया था इस बैठक को। इस बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर के संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया गया। SCO की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग, चीन में स्थित है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि साल 2023 के लिए जो SCO की सांस्कृतिक राजधानी है वो किसको चुना गया है? तो वाराणसी को चुना गया है और वर्तमान में जो भारत है वो संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महोबा में। दोस्तों, जो केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी,
इन्होंने मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के महोबा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। ये जो परियोजनाएं हैं इनमें 3,500 करोड़ का निवेश है। उन्होंने चित्रकूट में 258 किलोमीटर राम वनगमन सड़क को 4 लेन, 200 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास, महोबा में 18 किलोमीटर 4 लेन बाईपास और अरतारा में 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास की भी घोषणा की है। तो ये जो सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इसकी घोषणा कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश के महोबा में। तो ध्यान रखेंगे जो केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने ये उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। ठीक है, 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का। इन परियोजनाओं में जो मेन है वो ध्यान रखेंगे, चित्रकूट में 258 किलोमीटर जो लंबी सड़क है उसको इन्होंने 4 लेन किया है, राम वनगमन सड़क को। अगला है, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बी, 4 राज्यों में। दोस्तों, भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में, कितने में? 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब ये जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ध्यान रखें इस बात को कि भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, विश्व बैंक की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक की, तो इससे आपको क्या ध्यान रखना है? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो जुलाई 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, जुलाई 1944 में। जो वर्ल्ड बैंक है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। और इसका जो हेडक्वार्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। अगला है, एयरपोर्ट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के 5 बस अड्डे विकसित होंगे। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हुआ है? यानी प्रदेश में अब जो बस अड्डे हैं उनको भी विकसित किया जाएगा एयरपोर्ट की तर्ज पे। तो इसमें कहा गया कि कितने रुपए का जो निवेश है वो प्रस्ताव हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब जो बस अड्डे हैं प्रदेश में उसको एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करेगी। ठीक है, इसके लिए पीपीपी मॉडल के तहत निजी डेवलपरों द्वारा पहले चरण में 23 बस अड्डों के विकास की योजना बनाई गई है, जिसमें पहले चरण में 5 बस अड्डों के चयन की प्रक्रिया संपन्न की गई है। ठीक है, यानी कि 23 बस अड्डों को इसके तहत चुना गया है और पहले चरण में 5 बस अड्डों को विकसित किया जाएगा। इन 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर संवारने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस निवेश के माध्यम से इन 5 स्थानों पर 2000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के भी अवसर सृजित होने की संभावना है। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब प्रदेश के जो बस अड्डे हैं उसको भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करेगी और इसके लिए पीपीपी मॉडल के तहत ये सारा काम किया जाएगा। और जो निजी डेवलपर हैं उनके द्वारा जो है क्या किया गया है, जो चयन की प्रक्रिया है वो इसके तहत की जाएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और अगर ये पूछा जाता है कि किस प्रदेश में बस अड्डों को जो विकसित किया जा रहा है एयरपोर्ट की तर्ज पे, तो वो हमारे यूपी में। अगला है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पीएम मित्र यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 17 मार्च 2023 को ये घोषणा की है कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड
टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यानी जो पीएम मित्र योजना है, ये पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म है, वो भी ध्यान रखेंगे। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जो पीएम मित्र योजना है, इसके तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। यानी ये जो योजना है वो 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की है। अब ये जो 7 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु है, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब ये जो 7 राज्य हैं इनमें से यूपी शामिल है। तो यूपी में कहाँ पे ये मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, तो यूपी के हरदोई जिले में 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने से वस्त्र उद्योग से जुड़े सारे कार्य और सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और लाखों लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो पीएम मित्र योजना है केंद्र सरकार की, तो इसके तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। 7 राज्यों के नाम यहाँ पे आपने देखे। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ये मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 2 वर्ष का। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, तो इनको भी जो है 2 वर्ष यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश यानी सीसीएल चाइल्ड केयर जो लीव है उसकी सुविधा देने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। दरअसल क्या है कि जो केंद्र सरकार है उसने जो बाल्य देखभाल अवकाश है उसकी सुविधा देने के प्रस्ताव पर राज्यों की राय मांगी थी कि जो एकल अभिभावक हैं, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, तो उनको ये बाल्य देखभाल अवकाश देने की जो सुविधा है वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो इसको लेकर के राज्यों से राय मांगी थी। तो उत्तर प्रदेश ने जो है अपनी इसमें सहमति दी है कि देनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है, तो इनको 2 वर्ष यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश सुविधा देने के प्रस्ताव पर राज्यों से राय मांगी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। यानी इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि जो सीसीएल है चाइल्ड केयर लीव यानी कि बाल्य देखभाल अवकाश, तो एकल अभिभावक अगर जो होगा, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो दोनों को ही जो है ये लीव दी जाएगी 730 दिन की। ठीक है, 2 वर्ष की ये जो बाल्य देखभाल अवकाश है वो दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी इस पर सहमति दे दी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार जो है शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया गया। अब ये जो उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 है, इसमें क्या बदलाव किया गया, तो देख सकते हैं कि इस नीति के तहत क्या होगा, 2 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उसमें न्यूनतम 5 एकड़ जमीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां बसाने की अनुमति दी जाएगी। कॉलोनियों तक जाने के लिए 24 मीटर और अंदर 12 मीटर की सड़कें अनिवार्यता होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है बदलाव किया गया है। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत कि जो 2 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं उसमें न्यूनतम 5 एकड़ ज़मीन पर, और जो अन्य शहर हैं जिनकी आबादी 2 लाख से अधिक है वहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन पर कॉलोनियाँ बसाने की अनुमति दी जाएगी। और इन कॉलोनियों तक सड़क की भी यहाँ पे बात की गई है कि 24 मीटर का जो मेन रास्ता है और जो अंदर की जो सड़कें हैं वो 12 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत कहा गया। अगला है, डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है, इसे क्या नाम दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, शास्त्रार्थ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुणेय मिश्र। इन्होंने संस्कृत सीखने के लिए एक
नई पहल की है। इन्होंने क्या किया है, एक ऑनलाइन गेम एप्लीकेशन बनाया जिसको नाम दिया गया है शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ जो ऐप है ये न केवल खेल खेल में संस्कृत सीखने बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी उपयोगी साबित होगा। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आरोड़े के निर्देशन में तैयार इस ऐप के जरिए संपूर्ण भारत के संस्कृत छात्रों के बीच आपस में गेम खेला जा सकता है। खेल के 3 प्रारूप हैं, तीनों प्रारूपों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक एप्लीकेशन है जिसको खेल खेल के तौर पर जो है संस्कृत सीखी जा सकेगी और पूरे भारत के जो संस्कृत के छात्र हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकेंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे इसको कि इसको नाम क्या दिया गया है, तो शास्त्रार्थ इसको नाम दिया गया है। और ये किसने विकसित किया है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संकटा कॉलेज यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में संस्कृत विभाग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर आरुड़ेय मिश्र। तो दोस्तों ये थे इस वीक के उत्तर प्रदेश करंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और जो लास्ट 6 मंथ की वीडियो है वो भी अपलोड है, उसे भी आप लोग जो है देख सकते हैं। और अगर जनवरी फरवरी मंथ का आपको वीडियो देखना है तो वीडियो नहीं है, उसके लिए आपको PDF ई बुक लेनी होगी, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।